morning, kids. Welcome to the third lesson of OC, which is Entrepreneurship Development. In previous lecture, we've talked about objectives of Stand Up India Scheme. इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हमने Stand Up India Scheme के objectives देखे. Now today we'll discuss about, we can see, the eligibility of Stand Up India Scheme. So let's discuss the same. आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों एलिजिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया स्कीम. जो एक स्कीम है हमारा, उसकी एलिजिबिलिटी भी कुछ होनी चाहिए. तो आइए देखते हैं वो क्या होनी चाहिए. एज आई टोल्ड यू दैट in Stand Up India scheme, they are providing at least, we can say, loans to SC, ST and women entrepreneur. So the condition of, we can say the eligible criteria for scheduled caste, scheduled tribe or for women entrepreneurs is above 18 years of age. Above 18 years of age. Means let's take the example of scheduled caste, scheduled tribe or woman entrepreneur. They should complete, it's a restriction, and they should above the age of 18 years, above 18 years of age. सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा होना चाहिए बच्चों वो होगा कि SC, ST और वुमन, इन लोगों को जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर में वी कैन से पैसे मिलने वाले हैं या लोन प्रोवाइड किया जाने वाला है, उनकी एज 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए. Move on to the next eligibility, guys, which is loan under these scheme is available only for greenfield project. Okay, loans under this scheme is only for loans under we can say loans under these scheme is only for we can say available for greenfield project. Greenfield project. It's okay that the first eligibility criteria is they should complete, we can say, they should above 18 years of age. 18 साल से ज्यादा उनकी एज होनी चाहिए. Move on to the second eligibility criteria, guys. Loans under these scheme is only available for is only for greenfield project. इस स्कीम के अंडर मिलने वाला लोन जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट के ही लिए होगा. अब ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट के लिए होगा मतलब कि ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मीन्स द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मीन्स द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ beneficiary in the manufacturing, services. The third one is trading sectors. Okay, the another we can say eligibility criteria for Stand Up India scheme is, we can say, loans under these scheme is available only for green field project. सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट्स को इस टाइप का लोन वी कैन से मिलेगा या प्रोवाइड होगा. अब ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, तो आइए देखते हैं कि ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट होता क्या है बच्चों. कि द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ बेनिफिशियरी, जो भी बेनिफिशियरी है मतलब कि लेट इट बी SC हो, ST हो या वुमेन हो. बेनिफिशियरी मतलब जो बंदा लोन ले रहा है वो पर्टिकुलर बंदा. ओके, अब वो लोन लेने वाला बंदा स्केड्यूल कास्ट से हो, स्केड्यूल ट्राइब से हो या वुमेन हो, बट द कंडीशन इज उनका वो जो भी पर्टिकुलर वेंचर होगा वो फर्स्ट टाइम वाला होना चाहिए. मतलब उससे पहले उन्होंने कोई और काम नहीं किया हुआ होना चाहिए. मीन्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ओनली फॉर फर्स्ट टाइम वेंचर. फर्स्ट टाइम वेंचर मतलब जो पहली मर्तबा यूज कर रहे हैं. अब पहली मर्तबा क्या कर रहे हैं, लेट इट बी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो या ट्रेडिंग सेक्टर्स कर रहे हो, चलेगा यहाँ तक कि, है ना. लोन्स अंडर द स्कीम्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ग्रीन फील्ड signifies the first time venture of
बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर्स। इन 3 सेक्टर्स के अंदर जो पहली मर्तबा वेंचर स्टार्ट कर रहा है या शुरू कर रहा है, बस उन्हीं को, SC ST और वुमेन्स को इस स्कीम्स के द्वारा लोन प्राप्त हो जाएगा या मिल जाएगा। Let's have a look toward another criteria, या we can say eligibility of Stand Up India scheme। अगली इसकी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी का, देखते हैं। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, आइए देखते हैं कि नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के केस में होता क्या है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस 51% शेयर होल्डिंग्स एंड कंट्रोलिंग, शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग stake should be held by stake should be held by either SC ST या वुमन एंटरप्रेन्योर। ओके, अब आइए इसका थर्ड एलिजिबिलिटी देखते हैं बच्चों। इसका थर्ड एलिजिबिलिटी है कि इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, ऐसी एंटरप्राइजेस जो इंडिविजुअल नहीं होगी, उन लोगों के लिए कंडीशन क्या है या उन लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, आइए देखते हैं। उनके 51% जो भी शेयर के होल्डिंग्स हैं या शेयर के जो कंट्रोलिंग राइट्स है, वो किसके पास होंगे या वो कौन हेल्ड करेगा, संभाल के रखेगा, या तो शेड्यूल कास्ट, या तो शेड्यूल ट्राइब, या वुमन एंटरप्रेन्योर। ये थी मेरी थर्ड कंडीशन स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर लोन प्राप्त होने के लिए। ओके, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस मीन दोज हु आर नॉट इंडिविजुअल रनिंग इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, फॉर दोज we can say 50% of their share holdings and controllings means 51% of their holdings of shares and controlling of the same stake should be held by means it should be held by we can say either scheduled caste, scheduled tribe or woman entrepreneur. If they are non-individual enterprises, then and then only the same thing will be applicable on them. अगर वो नॉन इंडिविजुअल है तभी ये चीज एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज इस चीज का कोई मीनिंग नहीं। आइए देखते हैं अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस चीज का। ओके, ये हो गया मेरा अगला वाला। आइए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। जैसे है मेरा कि नेचर ऑफ लोन, इसमें किस टाइप का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेचर ऑफ लोन, सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड नेचर ऑफ लोन। नाउ इट इज अ कंपोजिट लोन, it's a composite loan. And now what is composite loan? Composite loan means inclusive of term loan. Composite loan means we can say inclusive of term loan plus working capital. ओके, अब मेरा इस पर्टिकुलर स्कीम्स के अंडर में जो लोन मिलने वाला है उसका नेचर कैसा होता है, ये वो कैसा होता है नेचर वाइज, तो इसे हम लोग कंपोजिट लोन भी बोल सकते हैं बच्चों। अब कंपोजिट लोन क्या होता है, एक ऐसा लोन जिसमें हमारा टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल कोलाज करके या ऐड करके दिया जाता है, इसे हम लोग बोल देंगे वी कैन से टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड लिमिट ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड बाय द same scheme, Stand Up India scheme. We can say how much loans the same Stand Up India committee या Stand Up India scheme is providing. So the limit of loan is we can say 10 lakh up to 1 crore means minimum 10 lakh and maximum या we can say up to 10 crore। इस स्कीम का जो नेचर रहेगा बच्चों, या इस स्कीम के नेचर के हिसाब से लोन कैसा होगा, कंपोजिट होगा, जिसके अंदर हमारा टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल इंक्लूड होगा, एडेड होगा, और इस स्कीम के अंडर में हमें कम से कम 10 लाख और ज्यादा से ज्यादा या वी कैन से 1 करोड़ तक के पैसे हम लोग लोन के लिए ले सकते हैं। आइए देखते हैं पर्पस ऑफ लोन क्या हो जाएगा फिर इसका।
The second one is purpose of loan. Why government is providing, या why Stand Up India scheme is providing loans to SC, ST or women entrepreneur, I'm sorry. So let's have a look toward, we can say purpose of it, for setting up new enterprises. Why they are providing loans under the same scheme? For setting up new enterprises. As we've discussed guys, कि they are providing loans only to freshers. ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशियर्स को वो लोन प्रोवाइड करते हैं. तो उनका मेन मकसद भी क्या हो जाएगा फिर, या मेन पर्पस भी क्या हो जाएगा फिर? फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेस. न्यू एंटरप्राइजेस को सेट करने के लिए ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं. नाउ व्हाट काइंड ऑफ वी कैन से न्यू एंटरप्राइजेस? सो द एग्जांपल्स ऑफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग, then service sector, yeah, we can say trade sectors. It's okay that the purpose of Stand Up India committee, Stand Up India scheme is to set up new enterprises, but what kind of enterprises? So manufacturing, service sector or trade center for SC और वुमन एंटरप्रेन्योर. इनका मेन मकसद है नए एंटरप्राइजेस को सेट करना. कौन से टाइप के नए एंटरप्राइजेस? तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ट्रेड सेक्टर. किसके लिए? तो SC, ST और वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए. आइए देखते हैं, ये तो हो गया मेरा पर्पस. अगला पॉइंट इसका देखते हैं कि साइज ऑफ लोन. आइए देखते हैं साइज ऑफ लोन में क्या झमेला पड़ा है. साइज ऑफ लोन, ओके. कंपोजिट लोन ऑफ 75%. अब इसमें आ जाता है बच्चों मेरा कि कंपोजिट लोन जो भी है उसका कंपोजिट लोन ऑफ वी कैन से 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. आपको कंपोजिट लोन मिलता है सिर्फ 75% आपके ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट. आपके प्रोजेक्ट का जितना भी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वी कैन से 10,000, ओके. 10,000 मत लीजिए, 1 लाख ले लीजिए. चलिए, अगर आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट है बच्चों 1 लाख, तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर में आपको लोन मिल जाएगा 75,000, विच इज 75% ऑफ इट. आपको आपके इसका 75% का प्रोजेक्शन अमाउंट का 75% लोन मिल जाएगा, और इंक्लूसिव ऑफ your term loan and working capital. साइज ऑफ लोन में आपको जो भी आपका प्रोजेक्शन कॉस्ट है, अगर वो 1 लाख है तो आपको 75% मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द साइज ऑफ लोन, फॉर एग्जाम्पल यू नीड, या द प्रोजेक्ट कॉस्ट वॉज 1 lakh rupees. So the scheme is providing or giving you only 75,000, which is 75% of it. And the same loan is including, yeah, we can say inclusive of term loan plus working capital. इसमें आपका term loan और working capital दोनों added है. आइए देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों. मेरा साइज ऑफ लोन भी हो गया है. अब इसका देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो भाई इस टाइप की स्कीम्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो होता है. ठीक है, इस टाइप की स्कीम्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो भी वो होता है चार्जेबल पॉइंट्स वो बहुत कम होते हैं. आइए देखते हैं इसमें सिक्योरिटी होती भी है या नहीं. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है? लोन्स आर सिक्योर्ड. यस, लोन्स आर सिक्योर्ड इन इट. इस स्कीम के द्वारा हमारे जो लोन्स है बच्चों वो सिक्योर्ड होते हैं, है ना. और इनकी गारंटी भी होती है. इनकी गारंटी भी होती है किसके अंदर? CGFSIL. The loans are secured under this we can say CGFSIL. Now let's have a look toward the full form of it. Credit Guarantee Fund Scheme.
fund scheme for stand up India scheme for stand up India, loans. Okay, loans are secured according to as per CGFSIL. C stands for credit, G stands for guarantee, fund stands for fund, S stands for scheme और I stands for India loans. ठीक है, इसके जो रेट्स रहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सिक्योर्ड रहेंगे. आइए अगला वाला पॉइंट देखते हैं इसी का, कि रीपेमेंट. इसका रीपेमेंट हमने कैसा करना होता है. ओके, इस चीज का रीपेमेंट हमने करना पड़ता है बच्चों, वी कैन से विद इन 7 years, 7 साल के अंदर इसका वी कैन से रीपेमेंट करना पड़ता होता है विद अ मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड, विथ मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड. ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, मोराटोरियम पीरियड. ओके, इसका रीपेमेंट का शेड्यूल होता है बच्चों, 7 साल के अंदर आपने ये चीज रीपे करनी है. अब मोराटोरियम पीरियड क्या होता है. मोराटोरियम पीरियड एक ऐसा होता है कि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस इफ अ पर्सन इज अनएबल टू पे द डेब्ट्स, उस टाइम पे उसको कुछ एक्सटेंड पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा या कुछ फैसिलिटी वाला पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा, उसे ही हम लोग बोल देंगे मोराटोरियम पीरियड. तो वो मोराटोरियम पीरियड होता है बच्चों 18 months का. 7 साल में तो आप कैसे भी करके पैसे कंप्लीट कर ही दो, फिर भी अगर कोई रीजंस की वजह से आप नहीं कर पाओ तो 18 महीने और आपको दिए जाएंगे जिसमें आप वो कंप्लीट कर सकते हो. अगला है बच्चों मेरा वी कैन से वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल में क्या झमेला है, आइए देखते हैं. वर्किंग कैपिटल में है कि आप लोग सिर्फ 10 लाख विड्रॉ कर सकते हो और आपको उसके लिए मिल जाता है एक रुपे डेबिट कार्ड. रुपे डेबिट कार्ड मतलब कि क्या, एक एटीएम कार्ड आपको इस चीज के लिए मिलता है. और 10 लाख से ज्यादा अगर आपका सैंक्शन हो जाता है तब आपको मिल जाता है एक कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी. तब आपको मिलती है, जिनका 10 लाख के अंदर मिलता होता है उन्हें रुपए का डेबिट कार्ड मिलता है, और जिनका 10 लाख से ज्यादा वी कैन से ये हो जाता है उन लोगों को मिलती है कैश क्रेडिट की फैसिलिटी जिनका अप्रूव्ड होता है. और आइए हमारा लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं बच्चों हम लोग, मार्जिन मनी. इसमें मार्जिन कितनी होती है आइए देखते हैं. मार्जिन मनी, अब इस स्कीम के अंदर में मार्जिन होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ 25%. द स्कीम envisages 25% मार्जिन, है ना, विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विथ एलिजिबल सेंट्रल स्टेट स्कीम्स. 25% का एनविसेज होता है इसमें, जो कि हमारा वी कैन से सेंट्रल और स्टेट स्कीम के अंदर, सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स के द्वारा उसे कन्वर्जेंस किया जाता है. ओके, तो ये सब कुछ था मेरा स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर. थैंक यू सो मच.